Good morning, one and all, especially my dear and loving students. I hope that you are fit and sound at your home with your loving ones. So, as always, I am your Ruksar ma'am, and today I am back with the rest of the chapter of Standard 6, that is chapter number 3, Ancient Towns and Scriptures. So, I hope that you all have watched my part 1 video. Previously, in that, I have discussed many things such as ancient towns, what is ancient towns, which ancient towns are located in Gujarat, and we also discussed the town planning of the Indus Valley civilization, that is Harappan civilization. Okay, dear student, if you have watched part 1, then here we go to the part 2. In that we are going to discuss the economic life in Harappan civilization. Okay, so without taking much more time, let's start the chapter. How's the economic life in Harappan civilization? Let's see. People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. Okay, so the people of Indus Valley civilization, जो इंडस वैली civilization के लोग थे वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज थे यानी कि बिजी थे, जैसे कि एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी कैटल रेयरिंग, ओके, ट्रेड यानी व्यापार में, ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री के वर्क में एंगेज थे, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसे काम जिसको करने से मनी अर्न होती है, उस सारे एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे मनी अर्न करने के लिए? वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, ठीक है, खेती बाड़ी, ठीक है, एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी कैटल रेयरिंग, ठीक है, पशुपालन, फिर उनको एनिमल हस्बेंड्री, ओके, इन शॉर्ट ट्रेड यानी व्यापार, सिल्क इंडस्ट्री में एंगेज थे, ठीक है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कर रहा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक wheat, barley, pea, sesame, mustard, etc. ओके, सो इन एग्रीकल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग अपनी फील्ड में किस चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, सो दे प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ली, पी, सेसेमी, मस्टर्ड एटसेट्रा, इन सारे चीज़ों का वो लोग अपने फील्ड में प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। दे यूज्ड प्लाउ टू प्लग द लैंड, ओके, वो क्या यूज़ करते थे? दे यूज प्लाउ यानी जो हल आता है अपनी ज़मीन को जोतने के लिए यानी उसमें सीड्स डालने के लिए क्या यूज़ करते थे? प्लाव का यूज़ करते थे, ठीक है। दे रेड एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गोट्स एंड बुलॉक्स, वो कैसे एनिमल्स को रेड करते थे यानी कि चराते थे, ठीक है। दे रेड यानी उनको पालतू बनाते थे, डोमेस्टिकेट, कौन से? काउस, बफेलोज, गॉट एंड बुलॉक्स, ठीक है। दे वेर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, और वो कौन से कामों में एंगेज थे, कौन सी चीज़ में एंगेज थे, बिजी थे? इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनल ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था, और इंटरनेशनल व्यापार हो रहा था, उसमें एंगेज थे कौन? पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्टोरियंस बिलीव दैट कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड हियर यूज्ड टू रीच मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया, ओके, सो हिस्टोरियंस क्या बिलीव करते थे कि जो कॉटन क्लॉथ यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है हरप्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, वो कहाँ पर पहुँच रहा है? मेसोपोटामिया पहुँच रहा है, ठीक है, और वो किस तरह से पहुँच रहा है? इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया, इजिप्ट से होके मेसोपोटामिया पहुँच रहा है, ठीक है, वहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इन एडिशन ऑफ दिस पीपल लिविंग हियर वेर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशंस लाइक pottery, metal work, bead making, sculpture, etc. Okay, so in addition to that यानी कि जो इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड हो रहा था उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि लोग कौन कौन से प्रोफेशन में एंगेज थे, जो पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे वो कौन से कामों में एंगेज थे, कौन से प्रोफेशंस में एंगेज थे? प्रोफेशंस लाइक पोट्री, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर एटसेट्रा, इन सारे कामों में भी एंगेज थे, ठीक है। पॉटरी यानी जो मिट्टी का यूज़ करके जो घड़े वगैरह बनाता है, पॉटर, ठीक है। मेटल वर्क यानी जो मेटल का वर्क करता है, ठीक है, वो। बीड मेकिंग यानी जो मोतियों का वर्क, मन का आता है ना, बीड यानी मन का, उसका जो वर्क करता है वो, ठीक है। एंड स्कल्पचर यानी जो मूर्तियाँ बनाता है, ठीक है। इन सारे प्रोफेशंस में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एंगेज्ड थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, सोशल लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक है।
So let's start. Occupation of the people of Indus Valley were agriculture and livestock rearing. So the main occupation यानी सबसे main वर्क क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का? वन इज एग्रीकल्चर, अनदर वन इज कैटल रेयरिंग, दैट इज लाइव स्टॉक रेयरिंग. ओके, मतलब एक कौन सी एक्टिविटी में एंगेज थे? एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में, और दूसरा लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन. ओके, people of this time used to have wheat, barley, millet, pea, sesame, date palms etc. in their diet. Okay, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की बात हो रही है कि वो लोग अपने डाइट में कौन कौन सी चीज़ें प्रेफर करते थे. ठीक है, जैसे कि वीट, बार्ली, मिलेट, ओके, पी, सेसेमी, डेट पाम्स, ये सारी चीज़ें वो अपने डाइट में कंज्यूम करते थे. ठीक है, ड्यू टू पैस्ट्रलिज्म यानी कि कैटल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री. ओके, देयर डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो. ड्यू टू पैस्ट्रलिज्म यानी कि जो कैटल रेयरिंग वो लोग करते थे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यानी पशुपालन, तो उसकी वजह से ये पता चला है कि देयर डाइट कंसिस्टेड, उनकी जो डाइट थी उसमें मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट भी इंक्लूड थे, यानी कि वो ये सारे प्रोडक्ट के साथ क्या करते थे? मिल्क प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते थे. ठीक है, a fishing hook has been found in the remnant of this civilization. ओके, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन में एक फिशिंग हुक का रेमनेंट्स मिला है, यानी कि जो भी लीव यानी लेफ्ट हुआ है, जो भी बचा कुचा है, उसमें प्रूफ मिला है फिशिंग हुक का, जिससे पता चला है कि वो अपने डाइट में क्या कंज्यूम करते थे? फिश को भी कंज्यूम करते थे. ठीक है, उनके जो फूड है उसमें फिश भी इंक्लूड होती थी. ठीक है, सो द नेक्स्ट वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर्स फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के अटायर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है. अब वो इंफॉर्मेशन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्कल्पचर्स मिले हैं, स्कल्पचर्स यानी जो मूर्तियाँ मिली है, उनके बेसिस पे से हमें पता चला है कि उनके अटायर्स कैसे थे, उनका क्लोथिंग सिस्टम कैसा था, वो किस तरह के क्लोथ वियर करते थे. ठीक है, सो मैन एंड वुमेन हियर वॉर टू क्लोथ्स. मैन और वुमेन्स किस तरह के क्लोथ्स पहनते थे? टू क्लोथ्स पहनते थे. ठीक है, टू क्लोथ्स यानी उनके बॉडी पे टू क्लोथ्स हुआ करते थे. दे वोर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट एंड in upper part they wrapped a short cloth which is, turn the page, come down from the shoulder. Okay, so the men wear clothes similar to dhoti on their waist. जो मेंस होते हैं वो धोती जैसा सिमिलर क्लोथ अपने वेस्ट पर पहनते थे यानी कमर पर. ठीक है, एंड इन द अपर पार्ट, उनकी बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको रैप्ड अ शॉर्ट क्लोथ, अपर पार्ट को छोटा शॉर्ट क्लोथ आता है उससे रैप किया हुआ होता था, यानी उस पर लपेटा हुआ होता था. विच केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, वो कहाँ से डाउन आ रहा होता है? वो जो सेकेंड पार्ट है जिससे उन्होंने अपना अपर पार्ट कवर किया है, ठीक है, रैप्ड शॉर्ट क्लोथ, वो क्लोथ उनके शोल्डर से डाउन साइड आ रहा है. ठीक है, ऐसे दो क्लोथ का वो यूज़ करते थे अपने अटायर में यानी अपने क्लोथ सिस्टम में. ठीक है, जिस तरह के क्लोथ वो पहनते थे. ठीक है, कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग. ठीक है, दे मेनली यूज कॉटन क्लोथ्स, और वो ज़्यादातर कौन से क्लोथ्स यूज़ करते थे? जो मटेरियल होता है क्लोथ में उसमें वो कॉटन का मटेरियल यूज़ करते थे अपने क्लोथ्स में. ठीक है, दे वेर ऑल्सो फैमिलियर विथ वुलन क्लोथ्स, वो लोग वुलन क्लोथ से भी फैमिलियर थे. ऐसा नहीं था कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओनली कौन सा मटेरियल चलता था? कॉटन मटेरियल ही चलता था, ऐसा नहीं था. यहाँ बताया गया है कि वो लोग वुलन क्लोथ्स के साथ भी फैमिलियर थे, यानी वुलन क्लोथ भी के बारे में भी वो लोग जानते थे और उसका भी यूज़ करते थे. ठीक है, एज द नीडल्स मेड ऑफ मेटल एंड एवरी हैज़ बीन फाउंड. ठीक है, एज मतलब क्या मिला है? रेमनेंट्स में से, जो रेमेंट्स है उसमें से क्या मिला है? नीडल्स मिली है, जो किससे बनी हुई है? मेटल और आइवरी से बनी हुई है. ठीक है, मेटल तो आप सबको पता ही होगा, और आइवरी यानी एलिफेंट के जो टस्क आता है उससे बनी हुई होती है. ठीक है, वो मिली है. वी कैन एज्यूम दैट दे वॉर स्टिचेड क्लोथ्स. ओके, और ये जो नीडल्स हमें मिली है यानी जो सुई हमें मिली है उससे हम एज्यूम कर सकते हैं, हम ऐसा अजम्पशन लगा सकते हैं कि उन लोगों को नीडल्स का यूज़ किस लिए होता था? दे यूज टू स्टिचेड क्लोथ्स, यानी अपने क्लोथ को सिलाई कर कर वो लोग पहनते थे. ठीक है,
ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल वोर अनस्टिचेड क्लोथ्स, और फिर उसके अलावा ज़्यादातर लोग तो अनस्टिचेड क्लोथ्स ही पहनते थे जो सिले हुए नहीं हो, ठीक है, जिसको निडल का यूज़ करके सिला नहीं गया हो। पीपल ऑफ दिस टाइम वोर ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, रिंग इन फिंगर, हैंड ब्रेसलेट वेर worn बाय वुमेन एज वेल एज मैन। ओके, पीपल ऑफ दिस टाइम यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है, दे वेयर नेकलेस, नेकलेस पहनते थे, ठीक है, रिंग इन फिंगर, उनके फिंगर्स में रिंग हुआ करती थी, हेड ब्रेसलेट्स, उनके हैंड में ब्रेसलेट्स भी हुआ करते थे, वेयर वॉर्न बाय, और ये सारे ऑर्नामेंट्स कौन पहनता था, वुमेन तो पहनती थी और उसके साथ ही मेंस भी पहनते थे, ठीक है, पहले ऐसा ट्रेडिशन था कि वुमेन्स भी ऑर्नामेंट्स पहनती थी और जो मेंस होते वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है। वुमेन वॉर ज्वेलरीज लाइक बैंगल्स, इयरिंग, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स एटसेट्रा। सो वुमेन्स किस तरह की ज्वेलरी पहना करती थी, उनके हैंड्स में बैंगल्स पहनती थी या फिर ईयर्स में इयरिंग्स वियर करती थी या फिर वेस्ट बेल्ट यानी कमर पर जो पट्टा आता है, कमर पर जो बेल्ट आता है वेस्ट बेल्ट, उसको वेस्ट बेल्ट कहा जाता है, ठीक है, वो पहनती थी, और एंकलेट्स यानी पैरों में पायल पहना करती थी, ठीक है। इस तरह की ज्वेलरी कौन वियर करता था, वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। These ornaments were made of gold, silver and precious stones, और ये जो ornaments मैन और वुमेन्स वियर करते थे, ये ornaments कौन सी चीज़ से बने होते थे, They are made up of गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड से बने हुए होते थे या फिर सिल्वर से या फिर कोई प्रीशियस स्टोन हो उससे बने हुए होते थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ अर्थनवेयर, ठीक है। सो जो पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो यूटेंसिल्स भी बनाते थे, यूटेंसिल्स ऑफ अर्थनवेयर, कॉपर, ब्रॉन्ज एटसेट्रा, इन सारे चीज़ों के वो लोग यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं जो डोमेस्टिक वर्क में यूज़ होते हैं ऐसे ही चीज़ें बनाते थे, ठीक है। वो कौन सी चीज़ों से बनाते थे, अर्थनवेयर यानी कि किससे, मिट्टी की चीज़ों से, कॉपर, ब्रॉन्ज एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों से वो लोग अपने यूटेंसिल्स बनाते थे, ठीक है। दिस इंक्लूड्स यूटेंसिल्स लाइक मग, bowl, earthen mug, metallic pot, saucer, casserole, etc. Okay, so this include in utensils में वो लोग क्या क्या चीज़ें बनाते थे, let's see, they create mug, मतलब मग बनाते थे, ठीक है, bowl, earthen mug, ठीक है, metallic pot बनाते थे, saucer यानी कप रखा भी आती है ना चाय पीने के लिए, that is casserole यानी it's like a pan, पैन आता है ना जिसमें आप कुछ भी फ्राई कर सकते हो, दैट इज, ये सारी चीज़ें वो यूटेंसिल्स में बनाते थे, ठीक है। हु, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड स्पेशल टाइप्स ऑफ टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने बच्चों के लिए स्पेशल टाइप्स के टॉयज बनाया करते थे, ठीक है, विच इंक्लूड बर्ड शेप्स व्हीसल्स, रैटलर्स, कैरेज, cards, marbles, toys in shapes of birds, animals and men and women. Okay, so in toys में क्या क्या इंक्लूड होता था, ठीक है, they made toys like bird shape whistles यानी बर्ड के शेप की जो विसल आती है, ठीक है, या फिर रैटलर्स या फिर कैरेज, ठीक है, कार्ड्स, मार्बल्स, ये सारी चीज़ें वो लोग क्रिएट करते थे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, फिर वो शेप चाहे बर्ड का हो, एनिमल का हो, मैन का हो, वुमेन का हो, ठीक है, इन अलग अलग शेप्स में वो टॉयज क्रिएट करते थे अपने बच्चों के लिए, ठीक है। इन ए वे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री ऑफ दिस पीपल इज एक्सप्रेस इन दिस टॉयज। ओके, इन ए वे मतलब ये एक तरीका था, इसमें क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री नज़र आती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों की, ठीक है, मतलब जो टॉयज वो क्रिएट करते थे उनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्री वेर सीन हियर। वो किस तरह के टॉयज क्रिएट करते थे, दे क्रिएट टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल यानी सिर हिलाता हुआ एनिमल हो, इस तरह का टॉयज वो लोग क्रिएट करते थे, या फिर ऐसा टॉयज जो मंकी हो जिसमें और वो मंकी क्लाइंब कर रहा हो, कहीं पर चढ़ रहा हो ट्री पर, ठीक है, ऐसे टॉयज वो लोग क्रिएट करते थे। और इन टॉयज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री वर्क देख सकते हैं, ठीक है। So dear student, I hope you are clear about the social life of Indus Valley civilization. Now next you have given religious life and
फ्यूनरल, ठीक है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ कैसी थी, धार्मिक लाइफ कैसी थी, ठीक है। और वहाँ पर फ्यूनरल्स किस तरह से हुआ करते थे, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन उनका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता था, ठीक है। लेट्स सी नाउ we get information regarding the religious life of Harappan civilization from the idols and postures. Now हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडल्स एंड पोस्चर्स। जो आइडल्स यानी जो प्रतिमा है या फिर जो पोस्चर्स यानी मूर्तियाँ हैं, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। कौन से लोगों की? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों की, ठीक है। अमोंग द आइडल्स एक्सकावेटेड द आइडल्स ऑफ मात्राका देवी हैज बीन फाउंड, ठीक है। नाउ अमोंग द आइडल्स एक्सकावेटेड यानी एक्सकावेटेड वर्क होता है एक्सकावेशन का, और आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो भी एक्सकावेशन वर्क करती है और जो भी रेमनेंट्स बाहर निकालती है, उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सो सेम हियर अमोंग द आइडल्स एक्सकावेटेड, जो आइडल्स जितने भी आइडल्स एक्सकावेट हुए यानी निकले हैं खुदाई को काम के दौरान, ठीक है। तो उस दौरान एक आइडल मिला जो किसका था? आइडल्स ऑफ मात्राका देवी। किसका था? मात्राका देवी का आइडल था, जो कहाँ पर मिला? एक्सकावेशन के वर्क के दौरान मिला, ठीक है। हिस्टोरियन कंसिडर इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। अभी हिस्टोरियन उसको कैसा सिंबल कंसिडर करते हैं? उस आइडल को एज ए सिंबल कंसिडर करते हैं कि वो हमारी मदर अर्थ है, ठीक है। It means people of Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth, specially as it gives grain and waters. Okay, so it means इसका ये मतलब है कि जो आइडल्स मिला है हिस्टोरियंस ने उसे कंसिडर किया है कि वो हमारी मदर अर्थ है, ठीक है, मातृ भूमि है, ठीक है, मदर अर्थ है, ठीक है। सो इट मीन्स पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, इसका ये मतलब है कि जो लोग हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के, वो उस टाइम पर किसको वर्शिप करते थे? हमारी जो मदर अर्थ है उसे वर्शिप करते थे, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करती है हमें? इट गिव्स ग्रेन्स, यानी कि हमें खाने के लिए फूड प्रोवाइड करती है और हमें वाटर प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन दे आर वर्शिपिंग अवर मदर अर्थ, हमारी मदर अर्थ को वर्शिप करते थे, उनका पूजा करते थे, ठीक है। बिसाइड दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वास्तिक एटसेट्रा, ठीक है। बिसाइड दिस मदर अर्थ को तो वो वर्शिप करते ही थे, उसके अलावा वो लोग किसको वर्शिप करते थे? दे वर्शिप ट्रीज, यानी कि जो ट्री है उसे वर्शिप करते थे, या फिर एनिमल्स को, या फिर नाग देवता को, ठीक है। और वो सिंबल आता है स्वास्तिक का, उसे वर्शिप करते थे, ठीक है, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। रेमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल एंड कालीबंगन, ठीक है। और इसी के साथ रेमेन्स मिले हैं, यानी जो इतना भी लीव हुआ है, जो बच गया है, उसके थ्रू हमें पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किसको वर्शिप करते थे, किसकी पूजा करते थे? फायर की, ठीक है। हैव बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल एंड कालीबंगन। ये रेमेन्स कहाँ से मिले हैं? हमें लोथल और कालीबंगन में से मिले हैं, ठीक है। ये जगह का नाम है लोथल एंड कालीबंगन, वहाँ से हमें रेमेन्स मिले हैं कि लोग फायर को भी वर्शिप करते थे, ठीक है, उसकी भी पूजा करते थे। सो द नेक्स्ट, पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल्स। नाउ जो लोग थे हरप्पन सिविलाइजेशन के, ये माना जाता है कि वो लोग क्या करते थे? हैव बीन बर्निंग डेड पीपल्स, जो लोग मर जाते हैं तो उसकी डेड बॉडी को वो लोग बर्निंग यानी जला दिया करते थे, ठीक है। उसका अंतिम संस्कार वो कुछ इस तरह से करते थे, दे बर्न डेड बॉडी ऑफ द पीपल, ओके। ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस। और ऐसी एंशियंट बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ से ऐसे एविडेंस मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं कि वो लोग अग्नि संस्कार भी करते थे, ठीक है। They buried dead person and also keep some of the things with the dead body. Okay, so the people of Harappan civilization वो लोग क्या करते थे, ठीक है, जो डेड बॉडी है उसको बर्निंग तो करते ही थे, उसके साथ साथ दे बरीड डेड पर्सन, जो डेड पर्सन है उसे बरीड भी करते थे, यानी उसे दफन करने का काम भी करते थे, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द लैंड।
जो ज़मीन है उसके अंदर उसे बरीड करने का वर्क भी करते थे। और बरीड करने के साथ साथ वो क्या करते थे, ऑल्सो कीप सम ऑफ द थिंग्स विद द डेड बॉडी। जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ कुछ चीज़ें भी वो लोग रख दिया करते थे जब उसको बरीड करते थे। ठीक है, इट टेल्स अबाउट देयर इमेजिनेशन। ये चीज़ हमें उनके इमेजिनेशन के बारे में बताती है कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे। जब डेड बॉडी से उसको बरीड कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर दफन कर रहे हैं, तो उसके साथ कुछ चीज़ें भी वो लोग डालते थे। ठीक है, जैसे कि कुछ यूटेंसिल्स या फिर कुछ एनिमल्स को भी बरीड कर दिया करते थे उनके साथ। तो ये चीज़ ये इस बात का प्रूफ है कि ये चीज़ इमेजिनेशन बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की इमेजिनेशन की। वो ऐसा मानते थे, उनकी बिलीफ ऐसी थी कि दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी एक जिंदगी है, जीवन है। ठीक है, ये उनका इमेजिनेशन था, ये उनकी बिलीफ थी। इसीलिए जब वो कोई भी डेड पर्सन होता था, यानी कि जो डेड बॉडी होती थी, उसके साथ थिंग्स को भी बरीड करते थे। ठीक है, सो दिस इज द रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का लोगों के रिलीजियस लाइफ कुछ इस तरह की थी। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज गिवन टू यू script and language. Now what kind of scripts they are using or what kind of language they are speaking. Okay, who? So the people of Harappan civilization के लोग किस तरह के स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ किया करते थे और किस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ किया करते थे अपने कम्युनिकेशन के लिए। सो लेट्स सी। कॉइन, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द रेमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ जब एक्सकावेशन हुआ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी रेमेन्स मिले उनमें कौन सी चीज़ें मिली थी? कॉइन, सील्स, कॉपर प्लेट्स, ये सारी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकावेशन के दौरान मिली थी। ठीक है, ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब, और इन सारी चीज़ों पर कुछ टेक्स्ट यानी कुछ लिखा हुआ था, वो ट्रांसक्राइब किया हुआ था, यानी कि उस पर कुछ प्रिंट था। ठीक है, विच इज़ रिटन इन सम अनरिजॉल्व मिस्टीरियस लैंग्वेज, जो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था? जो अनरिजॉल्व और मिस्टीरियस लैंग्वेज में लिखा था। मतलब एक पजल थी हमारे लिए, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाइड दैट लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज पता नहीं चल रही थी कि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम उस पजल को सुलझा नहीं पा रहे थे। एक पजल की तरह थी, एक मिस्ट्री की तरह, यानी कि एक रहस्य की तरह थी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कि वो कौन सी लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज क्या कहना चाहती है। ठीक है, ऑल्दो दिस राइटिंग्स आर शॉर्ट वर्ड्स विथ मात्रास एंड जॉइंट वर्ड्स आर फाउंड। ठीक है, ऑल्दो यानी कि ये राइटिंग जो लिखी थी कॉइन, सील्स और कॉपर प्लेट्स पे, वो शॉर्ट वर्ड्स थे, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स थे। ठीक है, जिनमें क्या लगा हुआ था? विथ मात्रास, यानी मात्राएं लगी हुई थी। ठीक है, और जॉइंट वर्ड्स आर फाउंड, मतलब कुछ वर्ड्स जॉइंट में थे। ठीक है, लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिसाइफर दिस स्क्रिप्ट्स बट इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल यट। ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, यानी बहुत सारी कोशिश की गई कि जो आर्कोलॉजिस्ट है, जो हिस्टोरियंस है या जो रिसर्चर्स है, वो क्या करे, जो ये लिपि है, जो ये स्क्रिप्ट है, उसको डिसाइफर करे, यानी कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल लैंग्वेज। डिसाइफर यानी उस लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में, जो कोड लैंग्वेज है उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंडिंग वे में क्रिएट करना। ठीक है, मतलब उसको डिसाइफर कहते हैं। तो हिस्टोरियंस और बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए कि वो इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को क्या करे, डिसाइफर करे। ठीक है, लेकिन इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल यट। आज तक ये जो अटेम्प्ट्स है इनमें से एक भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं गया है कि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए, वो आज भी हमारे लिए मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि हम उस चीज़ को सुलझा नहीं पाए। ठीक है, सो दिस इज द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। सो द नेक्स्ट इज गिवन टू यू प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी प्लेसेस गुजरात में आई हुई है, ये सारी चीज़ इस पैराग्राफ में दी हुई है। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ एंड मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। सो स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात। ठीक है, स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्मॉल और बिग कॉलोनीज यानी जो बस्ती है वो कहाँ पर मिली है? गुजरात में मिली है। अब वो कौन कौन सी कॉलोनीज है? लेट्स सी। फर्स्ट वन इज रंगपुर एंड लोथल।
जो कहाँ पर आई हुई है, इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गुजरात में मिली है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की कॉलोनीज। जो रंगपुर है और लोथल है वो कहाँ पर आई हुई है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन रोजड़ी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। अब रोजड़ी कहाँ पर आई हुई है, रोजड़ी जगह का नाम है, ठीक है, कॉलोनी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कहाँ पर आई हुई है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। मतलब स्टेट तो एक ही है गुजरात में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, ओके। सो द नेक्स्ट देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ओके, देसलपुर कहाँ पर आया हुआ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज ढोलावीरा, सरकोटड़ा, लाखा बवाल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट। ये सारी जगह कहाँ पर फाउंड हुई है, गुजरात में, ढोलावीरा, सरकोटड़ा, लाखा बवाल, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में मिली है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज अमरा भागा तड़ाव ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट। ये दो जगह कहाँ पर मिली है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, अमरा एंड भागा तालाब ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर, यानी कि जो कीम रिवर है उसके बैंक्स पर मिली है, जो कहाँ पर आया हुआ है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में, ओके डियर स्टूडेंट। सो हियर द प्लेसेस आर अवेलेबल टू यू इन गुजरात ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की इतनी प्लेसेस गुजरात में अवेलेबल है, कौन कौन सी, लेट्स सी अगेन द नेम्स ऑफ द प्लेसेस। वन इज रंगपुर, लोथल, रोजड़ी और देसलपुर, ठीक है, ढोलावीरा, सरकोटड़ा, लाखा बवाल, अमरा, भागा तड़ाव, ये सारी जगहें गुजरात में अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन civilization which is available to you in Gujarat state, okay dear student. So the next is end of the Harappan civilization. How did the Harappan civilization came to end? यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड किस तरह से हुआ, क्योंकि पहले जिस तरह का हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आज की जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है कि वो उसे लुकआउट कर सके, देख सके, उसका स्ट्रक्चर वैसा कि वैसा नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से रिंज हो चुका है और हमें इंफॉर्मेशन भी किस चीज़ों से पता चली है, कुछ रेमनेंट्स बच गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जिसको एक्सकावेटेड करके आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने और आर्कोलॉजिस्ट ने इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसकी वजह से हमें पता चला कि इस तरह का सिविलाइजेशन था अर्लियर, ठीक है। सो आज वो सिविलाइजेशन नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली, जैसे वो पहले था उस तरह से हम उसे अभी नहीं देख सकते, ठीक है, उसका एंड हो चुका है, पूरी तरह से रिंज हो चुका है, तबाह हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी वो किस तरह से रिंज हुआ, उसका एंड कैसे हुआ। द हिस्टोरियन बिलीव दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेशन, ठीक है, यानी कि हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका एंड अर्थक्वेक, फ्लड की वजह से हुआ, अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से, फ्लड यानी जो बाढ़ आती है उसकी वजह से, और या फिर एपिडेमिक्स यानी कुछ महामारी आई तो उसकी वजह से हुआ, या फिर एक्सटर्नल इन्वेशन यानी बाहरी जो आक्रमण होता है, दूसरे जगह वाले इस प्लेस पर हमला करते, वॉर बोल देते, उसकी वजह से किस चीज़ का एंड हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ, ठीक है। आज हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से परफेक्टली हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, कुछ रेमेंट्स से उसके थ्रू हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। फॉर टुडेज हिस्टोरियंस द एंड ऑफ इट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। और आज के जो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री हमारे लिए सर्च करते हैं, ठीक है, उस पर रिसर्च करके जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने अवेलेबल करते हैं, ठीक है, उनके लिए सब्जेक्ट बनाए क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ है, ठीक है, उनके लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है, वो लोग इसी पे रिसेंटली रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हु, तो हिस्टोरियंस, ओके। सो द नेक्स्ट इज गिवन टू यू अवर एंशियंट टेक्स्ट। नाउ हमारे एंशियंट यानी कि प्राचीन टेक्स्ट कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टडी ऋग्वेद एंड इट्स स्टडी। लेट्स स्टडी द ऋग्वेद और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम गेन करेंगे, ठीक है। सो 4 वेद्स आर देयर। हमारे एंशियंट टेक्स्ट कौन कौन से हैं, तो देयर आर 4 वेद्स जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है। वन इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। हाउ मेनी वेद्स आर देयर, देयर आर 4 वेद्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। सो ये हमारे एंशियंट टेक्स्ट है, 4 वेद्स आर देयर, ओके। ऋग्वेद इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, यानी कि ओल्डेस्ट ग्रंथ है, ठीक है।
इट इंक्लूड्स 1028 हिम्स। उसमें क्या क्या है हमारे ऋग्वेद में? इट इंक्लूड्स, उसके अंदर 1028 हिम्स है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं? विच आर कॉल्ड सुक्तास, जिसे हम सुक्तास कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर 1028 हिम्स यानी कि भजन है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुक्तास कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद इज अ रिपोजिटरी ऑफ एंशियंट नॉलेज। ठीक है, ऋग्वेद क्या है हमारे लिए? एक रिपोजिटरी, यानी कि एक भंडार गृह है, जिसमें ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी नॉलेज भरी हुई है। ठीक है, जिसको हम स्टडी करने से बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ऋग्वेद इज रेपोजिटरी ऑफ एंशियंट नॉलेज। क्या है? रेपोजिटरी ऑफ एंशियंट नॉलेज, एंशियंट नॉलेज का भंडार गृह है, जिसमें से हमें बहुत सारी नॉलेज पता चल सकती है प्राचीन समय की। ठीक है, इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऋग्वेद? वो ओल्ड संस्कृत में लिखा हुआ है और वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। कौन सी लैंग्वेज में? ओल्ड संस्कृत एंड वैदिक संस्कृत। विथ द हेल्प ऑफ ऋग्वेद we get information about political, social, economic and religious life of Aryans। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद की मदद से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, सोशल इन्फॉर्मेशन और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन या और रिलीजियस इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसकी लाइफ के बारे में? आर्यंस की लाइफ के बारे में। ठीक है, हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी वेदा अलोंग विथ रिलेकेस टू नो अबाउट हिस्ट्रीज। ठीक है, जो हिस्टोरियंस है और आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने वेदास की स्टडी की है। ठीक है, अलोंग विद द रिलेकेस यानी क्या होता है? जितना भी लेफ्ट ओवर जो रेमनेंट्स मिले हैं, ठीक है, जो रेमेंस मिले हैं, उसके साथ साथ आर्कोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने वेदा की भी स्टडी की है। ठीक है, सम ऑफ द हिम्स ऑफ ऋग्वेद आर इन डायलॉग फॉर्म। और उस स्टडी से उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है कि उन्होंने ये बताया है कि जो ऋग्वेदा है उसके कुछ हिम्स डायलॉग फॉर्म्स में भी है। ठीक है, देर आर रेफरेंसेज ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेदा में क्या क्या दिया हुआ है? जो कॉमन मैन है उसके लाइफ के बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। ठीक है, जो कॉमन मैन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसकी लाइफ कैसी थी, वो सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, देर आर रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गणा, सभा एंड समिति। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसका जैसे कि गणा, सभा, समिति। ठीक है, उस टाइम पर ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी। ठीक है, जिसको हम गणा कहा करते थे, सभा या फिर समिति। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मेंशन किया हुआ है किसमें? ऋग्वेदा में। ठीक है, सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति, और उस टाइम पर जो सभा हुआ करती थी वो एक स्मॉलर इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी। अगर हम समिति के साथ उसे कंपेयर करें तो सभा इज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एंड द हेड ऑफ द स्टेट सेट इन इट। और उस सभा में कौन बैठता था? जो हेड होता था स्टेट का, वो वहाँ पर बैठता था। ठीक है, एंड वहाँ बैठकर वो क्या करता था? डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड गिव जस्टिस। जो स्टेट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इश्यूज हुआ करते थे, जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसे डिस्कस किया करता था और वहाँ पर बैठकर जस्टिस प्रोवाइड किया करता था। हु? द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, द समिति वॉज एन एलोबरेट बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग। और समिति क्या थी? एक एलोबरेट बॉडी थी, यानी जो सभा है उससे थोड़ी बड़ी, बिगर। ठीक है, एलोबरेट बॉडी थी जो इलेक्टेड द किंग, मतलब उसमें किंग इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वेर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। और उसमें आर्मी चीफ और प्रीस्ट को अपॉइंट किया जाता था किंग को असिस्ट करने के लिए, यानी उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, यानी एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, प्रीस्ट यानी पुजारी होता है। ठीक है, वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गवेषणा। गवेषणा मीन्स वॉर। ओके, सो डियर स्टूडेंट, किंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा था? गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता है कि वॉर, युद्ध। ओके, फ्रॉम ऋग्वेद वी गेट रेफरेंस ऑफ द बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स। ओके, ऋग्वेद की मदद से हमें बैटल्स के बारे में पता चलता है, जो 10 किंग है उनकी बैटल्स के बारे में पता चलता है। Here it is given to you that from Rigved we get information of battles of between 10 kings। जो 10 kings है उनके बीच में जो battles हुई थी उसके बारे में information भी हमें मिलती है। ठीक है, on the banks of river रवि। ये battles कहाँ पर हुई थी? on the banks of river रवि। जो रवि रिवर है उसके banks पर हुई थी। ठीक है, उसके बारे में भी हमें information मिल रही है, किससे? ऋग्वेद से। ठीक है,
ऋग्वेद प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। ओके, ऋग्वेद हमें जो आर्यंस है उनकी सोशल लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली। ओके, तो सोसाइटी का एक छोटा यूनिट फैमिली हुआ करता था, ठीक है। एंड द फैमिली सिस्टम वॉज patriarchal and it was also joint family system. Okay, so and the family system को क्या कहा जाता था? family system was a patriarchal, ठीक है, and it was also a joint family system, और वो क्या हुआ करता था? एक joint family system भी हुआ करता था, ठीक है। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट एंड रेसेस, और उस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जो सोसाइटी है उसे कास्ट और रेसेस में डिवाइड नहीं किया जाता था, यानी कि जाति और नस्ल में डिवाइड कर दिया, उसका बंटवारा कर दिया जाता है जो आज किया जाता है, वैसे पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। सो ऑल वेर इक्वल इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल है, समान है, ठीक है। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस, और उस टाइम पर कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है, भेदभाव नहीं था कि ये रिच है ये पुअर है, हाई लो का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था लोगों के बीच में स्टेटस का। ओके, वुमेन हैड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस टाइम पर वुमेन को बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती थी। फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमेन वेर कंसिडर एज को वर्कर एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल, और उस टाइम पर फेमिनिज्म वॉज देयर मतलब नारीवाद था, ठीक है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी वुमेन्स को, ठीक है। एंड वुमेन वेर कंसिडर एज द को वर्कर्स, जो वुमेन्स को वर्कर्स माना जाता था, यानी कि साथ काम करने वाला माना जाता था। एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल, और उस टाइम पर जो यज्ञ हुआ करते थे, यानी कि जो हवन पूजा होती थी, जो यज्ञ हुआ करते थे, उसमें वुमेन्स की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी हुआ करती थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। दे कुल्ड ऑल्सो स्टडी, वो लोग उस टाइम पर पढ़ाई भी कर सकते थे, ठीक है। दे कुल्ड स्टडी, वुमेन्स को इतना राइट दिया जाता था कि वो उस टाइम पर स्टडी भी कर सकते थे, ठीक है। अमोंग दैम अपाला, लोपामुद्रा, कोशा एटसेट्रा क्रिएटेड रिचार्ज ऑफ ऋग्वेदा। ओके, नाउ अमोंग दैम कुछ वुमेन्स के नाम आपको दिए गए हैं। उस टाइम पर कौन कौन सी वुमेन्स थी? अपाला, दूसरी लोपामुद्रा एंड थर्ड वन घोषा, ये तीन वुमेन्स के नाम आपको दिए गए। एटसेट्रा और भी थी, ठीक है, बट आपको तीन के ही नाम दिए गए। इन वुमेन्स ने क्या किया था? दे वुमेन्स क्रिएटेड ऋचा, ठीक है, ऋग्वेदा के जो ऋचा है, स्त्रोत है, वो किसने क्रिएट किए थे? इन वुमेन्स ने क्रिएट किए थे, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन था उसमें, ठीक है। गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वेर एडल्ट्स, गर्ल्स की मैरिज कब की जाती थी? जब वो एडल्ट्स हो जाया करती थी तभी उनकी मैरिज की जाती थी, ठीक है। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में हमें क्या मिला है? ऋग्वेदा में ये भी मिली है इन्फॉर्मेशन हमें कि उस टाइम के लोग किसको वर्शिप किया करते थे? जो नेचर है उसे वर्शिप किया करते थे, ठीक है, उसकी पूजा किया करते। वर्शिपिंग ऑफ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एटसेट्रा, मतलब नेचर की किस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है? क्योंकि उस टाइम के लोग किसको वर्शिप किया करते थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एटसेट्रा, इन सब लोगों को वर्शिप किया करते, जिससे हमें पता चला कि लोग नेचर को भी वर्शिप करते थे। ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई, डिस्क्राइब की गई है ऋग्वेदा में, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वेदा से मिली है, ठीक है। देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग। ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, बताया गया है कि उस टाइम पर उषा को कौन सा गॉडेस माना जाता था? उषा इज कंसिडर्ड एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, मतलब उषा यानी गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, सुबह की गॉडेस है, ठीक है। एंड अदिति इज कंसिडर एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग, इवनिंग की गॉडेस माना जाता था, ठीक है। काउज, हॉर्सेस एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस्ड एट मैनी प्लेसेस इन ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है, हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें काउज, हॉर्स, बुल्स, इनका डिस्कशन बहुत सारी जगह हुआ है, ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, हॉर्स हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, यानी कि अगर दूसरे एनिमल का कंपैरिजन हॉर्स के साथ करें तो हॉर्स को बहुत ज़्यादा टाइम मेंशन किया गया है, किसमें? ऋग्वेदा में, ठीक है। एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स हॉर्स हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बार डिस्कस किया गया है, विच इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलिज्म इन देयर लाइफ। ओके,
और इससे हमें ये पता चलता है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी लाइफ में पेट्रोलिज्म यानी एनिमल हस्बेंड्री का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ठीक है, इट वॉज कॉमन अमोंग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स। उस टाइम ये चीज़ कॉमन थी कि जो ट्राइबल्स है, जो आदिवासी लोग थे वो उस टाइम के हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो एनिमल्स के लिए फाइट किया करते थे। ठीक है, कि ये एनिमल मेरा है, ये मेरा है, लाइक दैट। ठीक है, मतलब एनिमल्स के पीछे फाइट हो जाया करती थी। ठीक है, प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कैटल, क्योंकि उस टाइम पर जो रिचनेस है, जो है लोगों की रिचनेस है, वो किस चीज़ से पता चलती थी, लोगों की प्रॉपर्टी कितनी है वो उनके कैटल्स को देख के ही पता चलती थी कि उनके पास जितने ज़्यादा कैटल है तो उतना ज़्यादा रिच वो पर्सन है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी को हम किस तरह से एलोब्रेट कर सकते थे कि कोई पर्सन है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। वी एलोब्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हीज और हर कैटल्स, उसके पास कितनी कैटल्स है। ठीक है, कितने एनिमल्स है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टिवली, और उस टाइम पर लोग एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से कलेक्टिवली यानी समूह में किया करते थे। एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेज ऑफ द ऋग्वेदा। जब ऋग्वेदा का अर्ली स्टेज था उसमें सेकेंडरी प्रोफेशन माना जाता था, यानी कि सेकेंडरी चीज़ मानी जाती थी उनकी वर्किंग की। ठीक है, so dear student, here we end our ancient text and also we end here our chapter. I hope you are clear about the chapter. If you have any doubt, you can mention me in comment section and you can ask me if you have any doubt or any query. Okay dear student, so now here I hope that you are clear about the chapter, so I think you are easily able to answer the following questions of exercise that is given to you. So stay home, stay safe and keep tuned to my channel. Thank you.